एक एक्स्ट्रा कलाकार की भी कोई ज़िंदगी होती है, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि मैं किसी शौक़ से एक्स्ट्रा अभिनेत्री नहीं बनी थी और ना ही मुझे फ़िल्मों में आने का शौक़ था। भाग्य का लिखा कहूँ या अपनी नासमझी जिसने मुझ जैसी कई दिलों की रानी को फ़िल्मों की राह दिखा दी। मैं हीरोइन तो न बन सकी, मगर एक्स्ट्रा गर्ल बनकर बेइज्जत ज़रूर हो गई और आज तक वहीं हूँ। मेरी कहानी अजीब तो नहीं, मगर ऐसी ज़रूर है कि जिसको सुनकर या तो सभी मुझ पर उँगलियाँ उठाएंगे और दोषी ठहराएंगे, या फिर अफ़सोस करते रह जाएंगे कि ऐसी भी लड़कियां होती हैं इस दुनिया में जो अच्छी होकर भी बुरी समझी जाती हैं। हाँ, मैं ऐसी ही थी, लेकिन मुझे किसने ऐसा बनाया? मैं जन्म से ही एक आज़ाद पंछी बनकर तो पैदा ना हुई थी। ये सच है कि कुछ तो इंसान का अपना स्वभाव होता है, लेकिन अधिकतर माहौल और हालात भी उसे किसी मुश्किल रास्ते का राही बना दिया करते हैं। सो मैं भी हालात से मजबूर होकर फिल्मों में अपना भविष्य ढूंढने निकली, तो एक्स्ट्रा होकर रह गई और आज मेरा हाल पूछने वाला कोई नहीं, मेरी कोई पहचान नहीं। तभी कहती हूँ कि हर लड़की को सोच समझकर अपने लिए किसी दिशा में कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ये उन दिनों की बात है जब हम मुंबई में उस जगह रहते थे जहाँ से एक मशहूर फिल्म स्टूडियो मेरे घर के बहुत पास था, लेकिन मेरा ध्यान कभी उस तरफ नहीं गया। पापा का अच्छा खासा बिजनेस था, रुपए पैसे की कमी न थी, कमी थी तो सिर्फ माँ के प्यार की, जो मुझे 4 साल की उम्र में छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। शायद यही कमी थी जिसने मेरे अस्तित्व में खोखलापन पैदा कर दिया था। पापा भी मुझसे इसी कारण बहुत प्यार करते थे कि मेरी माँ नहीं थी, बहुत लाड करते थे, मुझ पर कोई पाबंदी न थी। घर की एक पुरानी कामवाली ने मेरी परवरिश की थी आज, मगर वो आया तो सिर्फ मेरी ज़रूरतें ही पूरी कर सकती थी। वो मुझे कोई आदेश तो दे नहीं सकती थी, ना ही डांट सकती थी। पापा कहते थे मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है, और मैं अपने पापा और शकुंतला मौसी के विश्वास की आड़ में हर सोच और चिंता से आज़ाद उड़ती फिरा करती थी। जब मेरी उम्र 17 साल की हुई तो मेरी मुलाकात विकी से हुई। वो एक दिलचस्प और हर समय हंसाने वाला इंसान था। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। उससे पहले देवेश मेरी ज़िंदगी में आ चुका था, जो हमारे एक पड़ोसी का बेटा था। ये मेरा पहला प्यार था, मगर बहुत कम उम्र का नादान प्यार था कि जिस प्यार का कोई सर पैर न था। हम दोनों एक दूसरे को दूर से देखकर मुस्कुराते। वो मेरी तरफ फूल फेंकता तो मैं उसकी फूल की पत्तियां मुट्ठी में भरकर उसकी ओर उछाल देती। वो एक अमीर बाप का बेटा था। हाई स्कूल करते ही आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया और मुझे अचानक उदास कर गया। किसी हद तक उसके प्यार की तपिश सुलगती हुई याद बनकर मेरे दिल में बाकी थी, और मैं अकेले में अकेलेपन का दर्द सहती थी, रो पड़ती थी। तभी मुझे अपना दुख बांटने के लिए किसी सहेली या दोस्त की ज़रूरत पड़ी। शकुंतला मौसी से अपना दुख तो नहीं बांट सकती थी, मेरी कोई सहेली भी नहीं थी। देवेश का एक दोस्त भी हमारे घर से कुछ दूरी पर रहता था। देवेश की याद का दर्द बांटने के लिए मैं उसके दोस्त विशाल से फ़ोन पर बातें करने लगी। शुरू शुरू में तो बातें देवेश से जुड़ी होती थीं, बाद में विशाल से उसको लेकर भी बातें होना शुरू हो गईं। अब विशाल मेरे सामने था और देवेश मेरी आंखों से ओझल होकर गुजरे समय का हिस्सा बन गया। ना उसके जाने का दुख बाकी रहा, ना लौट आने की उम्मीद। जितना समय विशाल के साथ गुजरा बहुत अच्छा गुजरा। फिर वो भी विदेश चला गया क्योंकि उसके पिता दुबई में काम करते थे। मैं एक बार फिर अकेली रह गई। इस कम उम्र में मैंने बहुत कुछ सीख लिया था, मगर दिल और आत्मा फिर भी किसी साथी की तलाश में बेचैन रहने लगी। मैंने विशाल के एक और दोस्त आकाश से संपर्क किया। उसने थोड़ी तसल्ली दी और बताया कि विशाल दुबई से लंदन चला गया है और अपना पता उसे दे गया है। उन दिनों फ़ोन कम और ख़त ज़्यादा चलते थे। आकाश कहता कि मुझे ख़त लिखकर दे दिया करो, मैं विशाल को भेज दिया करूँगा और जब जवाब आएगा तो तुम तक पहुँचा दूँगा। मैंने ऐसा ही किया। विशाल के नाम ख़त लिखकर आकाश को दे देती और वो मुझे लंदन से आए उस ख़त का जवाब दे देता। उन खतों को बार बार पढ़कर दिल को तसल्ली देती। यूँ आकाश मेरे लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया। मुझे बिल्कुल एहसास न था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं कोई आज़ाद पंछी तो थी नहीं कि कभी इस डाल तो कभी उस डाल पर बैठती, मगर प्यार के इस खेल में अपनी नादानी और नासमझी के कारण एक तूफान में बहती चली जा रही थी। फिर आकाश की शादी हो गई और उसने मुझसे मिलना जुलना छोड़ दिया। मैं इस जुदाई का शोक मना ही रही थी कि एक दिन पापा ने बताया कि उनके एक करीबी दोस्त का बेटा रोहन दिल्ली से मुंबई आ रहा है और कुछ समय हमारे यहाँ ही रहेगा। हमारा घर काफ़ी बड़ा था और कई कमरे खाली पड़े थे। पापा ने रोहन के लिए गेस्ट रूम तैयार करवा दिया। शुरू में मैं उस अजनबी मेहमान से दूर रही, मगर समय के साथ दूरी कम होने लगी।
शकुंतला मौसी का देहांत हो चुका था। पापा ने बुआ को घर पर बुला लिया था, जो सारा समय अपने कमरे में ही रहती थी। पापा बिजनेस में व्यस्त रहते, नौकर अपने कामों में और घर एक सन्नाटे में डूबा रहता। बोरियत मिटाने को मैं रोहन के कमरे में जा बैठी, बातें करने की कोशिश करती, मगर वो गंभीर स्वभाव का इंसान था, उसका ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा रहता। मैंने धीरे धीरे उसे अपनी ओर आकर्षित कर ही लिया। न जाने उसमें ऐसी क्या खास बात थी कि दिल में उसके लिए जो जगह बनी वो बाकी सबसे अलग थी। अगर वो आने में देर करता तो मैं बेचैनी से उसके आने की प्रतीक्षा करती, और अगर किसी बात पर नाराज़ हो जाता तो बौखला जाती। आज तक मैं ही दूसरों पर रौब जमाती, गुस्सा करती थी और लोग मुझे मनाते थे, लेकिन रोहन को मैं मनाती थी। आज जब मैं रोहन की तुलना उन बाकी सारे लड़कों से करती हूँ जो मेरी ज़िंदगी में आए, तो वह सब मुझे नासमझ और कमज़ोर लगते थे। समय के साथ साथ रोहन का प्यार मेरे शरीर में दौड़ते हुए खून की तरह शामिल हो गया। मैंने कभी खुद से उठकर पानी तक न पिया था, मगर रोहन के अस्तित्व ने मुझे उसका नौकर बना दिया। मैं उसके कमरे की बिखरी हुई किताबों को सजाती, उसके बिस्तर की चादर सही करती। वो कॉलेज से आता तो मैं खुद चाय बनाकर उसे देती। समय गुजरता गया और मैं रोहन के सपने सजाने लगी। मेरी एक आदत बहुत बुरी थी। जब भी मेरे कॉलेज के दोस्त घर आते, मैं उनसे ये सब बातें करने लगती। मुझे पता ना रहता कि रोहन को मेरी ये बात बुरी लगती है। वो नाराज़ हो जाता, गुस्सा करता। मैं कहती कि मेरे दोस्त हैं, उनसे बात करने में क्या बुराई है। वो समझाता कि हर किसी से इतना खुल जाना अच्छा नहीं होता, तुम्हें लड़कों से दूरी रखनी चाहिए, किसी को भी तुम्हारे बारे में गलतफहमी हो सकती है। मेरी समझ में ना आता कि वो ऐसा क्यों कहता है, और उसकी समझ में ना आता कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। मैं उसे समझाती कि बचपन में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, नौकरानी के सहारे पली बढ़ी, किसी ने कभी मुझ पर रोक टोक नहीं की, इसलिए मुझे रोक टोक बुरी लगती है। आखिर किसी से बात कर लेने में क्या बुराई है। मेरा दिल तो साफ है। वो कहता, नताशा तुम एक लड़की हो और लड़कियों का यूँ सबसे बातें करना उनके लिए अच्छा नहीं होता। मुझे देखो, मैं तुमसे एक सीमा में रहकर बात करता हूँ ना, तुम भी ऐसा ही किया करो। तुम तो जब किसी से बातों में खो जाती हो तो सब कुछ भूल ही जाती हो। तुम्हें ये भी होश नहीं रहता कि तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है। वो यूं ही मुझे समझाता रहता, यहाँ तक कि मैं उससे परेशान होने लगी, क्योंकि मैं खुद को बदल नहीं सकती थी। मुझे लगने लगा कि वो मुझ पर अधिकार जमाना चाहता है, हर समय अपनी मर्जी थोपना चाहता है, और यही बात मुझे किसी की भी पसंद नहीं आती थी। मैंने उससे दूरी बरतना शुरू कर दी तो उसने भी मुझसे बातचीत बंद कर दी। अब मुझे किसी पल चैन ना आता। मैंने उसे मनाने की कोशिश की, मगर वो ना माना। तब मैंने उसे ख़त लिख कर दिया और अपनी सारी सच्चाई उसे बता दी। मैंने लिखा कि देवेश, विकी, विशाल, आकाश, ये सब मेरी ज़िंदगी में आए, मगर मेरी इनसे सिर्फ ऐसे ही बातें हुई थी। माँ के प्यार की कमी ने मेरे अंदर एक खोखलापन पैदा कर दिया था, और मैं किसी सहारे की तलाश में थी। मेरे दिल में उनके लिए कभी कोई मैल या बुराई नहीं थी, बस उनसे बातें करके खुशी मिलती थी। मगर मेरे दिल का खालीपन कभी कब भर ना सका। मगर ये ख़त मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैं समझ रही थी कि मेरी सच्चाई रोहन के दिल पर असर करेगी, मगर उस पर कोई असर ना हुआ। वो अब भी यही कहता रहा कि हर लड़के से ऐसे खुलकर बातें करना गलत बात है। जब उसका समझाना और रोक टोक करना बहुत बढ़ गया तो मुझे उससे उलझन होने लगी, चिढ़ होने लगी। मैं सोचने लगी कि मैं कोई बुरी लड़की नहीं, जबकि रोहन एक शक्की स्वभाव और छोटी सोच वाला इंसान है। ऐसा इंसान कभी किसी को खुश नहीं देख सकता। मैं उससे ये भी कहती थी कि तुम शक्की हो, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो फिर तुम मुझ पर इतनी रोक टोक करना क्यों चाहते हो। मैं जानती थी कि रोहन मुझे हमेशा के लिए अपनाना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा व्यवहार करता है। इसके सिवा उसकी और कोई गलत नीयत न थी। वो बस चाहता था कि मैं हर पराये लड़के से दूर रहूं। मैं भी उससे प्यार तो करती थी, मगर उसके हर समय बिगड़े रहने से परेशान रहने लगी थी, क्योंकि आज तक किसी ने मुझे ना इस तरह डांटा था, ना इस तरह का गुस्सा दिखाया था। एक दिन जब मैं अपने कॉलेज के दोस्तों से बातें कर रही थी, रोहन ने सबके सामने मुझे कह दिया कि बड़ी ढीठ लड़की हो, तुम नहीं सुधर सकती, मैं खुद तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाता हूँ। तुम कभी किसी एक की होकर नहीं रह सकती, तुम पर विश्वास करना अपने आप को बर्बाद करना है। उसके शब्दों ने जैसे मेरे दिल पर अंगारे बरसा दिए और मैं उससे दूर हो गई। एक दिन मेरा एक दोस्त आया और कहने लगा कि नताशा, आज मेरी छोटी बहन का जन्मदिन है, क्या तुम बर्थडे पार्टी में आ चलोगी। मैं भी अंदर से तपी बैठी थी, तुरंत तैयार हो गई। वो मुझे अपने घर ले गया। वहाँ मैंने उसके छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा समय गुजारा और मेरा मूड थोड़ा अच्छा हो गया। लेकिन जब मैं घर लौटी तो रोहन बहुत गुस्से में था। उसने गुस्से से मुझे देखा और कहा कि तुम तो तमाशा बन गई हो। मैंने उसकी बात पूरी सुनी भी नहीं और मुंह फेर कर वहाँ से चली आई।
अब मैंने उससे पूरी तरह बातचीत बंद कर दी। उसके बाद वो थोड़ा दुखी और खोया खोया सा रहने लगा, मगर अब मुझे उसे परेशान और दुखी देखकर खुशी होने लगी थी। मैं उसकी ओर से बिल्कुल बेपरवाह हो चुकी थी। मैं जानबूझकर अपने दोस्तों से हंस हंस कर बातें करती ताकि उसे जलाऊं। वो मेरे इस व्यवहार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और मैं इतनी दूर निकल चुकी थी कि अब वो मुझे एक बेकार और छोटी सोच वाला इंसान लगने लगा था। मैंने उसके साथ हर नाता तोड़ दिया और पूरी तरह उससे दूर हो गई। वो तिलमिलाकर रह गया। आखिर एक दिन उसने मुझे बुलाया और कहा कि मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा था, लेकिन तुमने मेरे प्यार का अपमान किया है। तुमने मुझे प्यार देकर फिर वही प्यार छीन लिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैंने तुम्हारा भला चाहा, तुम्हें इज्जत से अपनाना चाहा और तुमने मुझसे बुरा व्यवहार किया। याद रखना, वो ख़त जो तुमने मुझे लिखा अब तुम्हारे भविष्य की तबाही का कारण बन सकते हैं। मैंने मुंह बनाकर जवाब दिया कि जो करना है कर लो, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं। मैंने पापा से भी उसकी शिकायत कर दी कि रोहन को तुरंत घर से निकाला जाए। पापा बोले कि बेटी ज़रा सा धीरज कर लो, उसकी परीक्षा हो जाएगी तो वह खुद चला जाएगा। तुम नहीं जानती उसके पिता के हम पर बहुत एहसान है, तुम मुझसे बात ही ना किया करो। काश मुझे उस समय समझ होती कि रोहन सब लड़कों जैसा नहीं था। वो मुझसे सच्चा प्यार करता था। वो चाहता था कि मैं उसकी बात समझूं, इज्जत से जीऊं, इसलिए वो मुझे रोकता टोकता था। मगर मेरे अंदर न सिर्फ लापरवाही थी बल्कि शायद कोई घमंड भी था। मैंने उसके सच्चे प्यार को भी ठुकरा दिया, सिर्फ ये सोचकर कि वो एक शक्की और रोक टोक करने वाला इंसान है। भला ऐसा इंसान मुझे कैसे खुश रखेगा? अगर मैं ठंडे दिमाग से उससे बात करती, माफ़ी मांगती और अपना वो ख़त वापस मांग लेती तो वो मुझे ख़त वापस कर देता। लेकिन मैंने तो उसे घमंड दिखाकर हमेशा के लिए दूर कर दिया और वो फिर भी खामोश रहा। रोहन की परीक्षा हो गई और वो हमारे घर से चला गया। मैंने जाते समय उससे कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम जा रहे हो। रोकने टोकने वाली मुसीबत मेरे सिर से टल गई। 1 साल बाद पापा ने मुंबई के ही अपने एक दोस्त के बेटे अविनाश से मेरी शादी कर दी। उन्होंने शादी में रोहन और उसके परिवार वालों को भी इनवाइट किया। उसके माता पिता तो आए मगर रोहन नहीं आया, तो मैंने उसे फ़ोन करके ताना दिया कि सामना करने की हिम्मत नहीं, मेरी खुशी देखकर जल गए हो। इतना भी हौसला नहीं रहा कि मेरी शादी में आते। ये वो आखिरी चोट थी जो मैंने अपनी नादानी से खुद ही अपनी ज़िंदगी पर लगा दी। अगर मैं उसे ये सब कुछ ना कहती तो शायद रोहन भी वो सब कुछ ना करता जो बाद में हुआ। उसी शाम वो हमारे घर आ गया। मेरी शादी का तीसरा दिन था और मैं आज ही अपने पति के साथ मायके आई थी। रोहन ने मेरे पति को बाहर ले जाकर उससे बात की और चुपचाप वापस चला गया। लेकिन जब मेरा पति वापस आया तो वो काफ़ी बदला हुआ था। आते ही उसने मुझसे सवाल किया कि ये देवेश, विकी, विशाल और आकाश कौन है? और रोहन, तुम्हारा क्या लगता है? तुम अब तक कितने लड़कों से प्यार कर चुकी हो? चाहे तुमने कुछ गलत किया हो या ना किया हो, मगर इसका गवाह कौन है और कौन विश्वास करेगा? ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। जबान गूंगी हो गई, कुछ समझ ना आया कि क्या जवाब दूं। मैं बस इतना कह सकी तो आखिर रोहन ने वो खत दिखा ही दिया। मैंने उसे कभी इतना कमज़ोर नहीं समझा था। ये सुनकर अविनाश और भी भड़क उठा। उसने कहा, हाँ, और ये रहे तुम्हारी हरकतों के सबूत। ये कहकर उसने वो ख़त मेरे मुंह पर दे मारा। उसके बाद वो मुंबई से पुणे चला गया और मेरी ज़िंदगी उजड़ कर रह गई। पापा ने बहुत कोशिश की मगर अविनाश मुझे स्वीकार करने को राज़ी ना हुआ और बात डाइवोर्स तक जा पहुंची। जब तक पापा जिंदा रहे मेरे सिर पर साया बना रहा, लेकिन उनके देहांत के बाद सब कुछ बिखर गया। एक दिन पड़ोसन के भाई ने कहा कि मैं फिल्म स्टूडियो चली जाऊं क्योंकि अब ज़िंदगी की गाड़ी मुझे खुद ही खींचनी थी। मेरे पास ना डिग्री थी ना हुनर, बस एक चेहरा था। फिल्मी दुनिया में सबने दिलासा दिया मगर कभी हीरोइन न बनाया गया, सिर्फ एक्स्ट्रा के किरदार ही मिले। कहते थे कि पहले एक्स्ट्रा का अनुभव प्राप्त कर लो, फिर किसी दिन में मैं रोल भी मिल जाएगा। मगर भाग्य ने साथ न दिया। मैं हमेशा एक्स्ट्रा ही रही। ना कोई अच्छा रोल मिला, ना कोई पहचान मिली। समय गुजरता रहा। जीने के लिए कुछ ना कुछ कमाना भी था और यूं अभिनय का सिलसिला जारी रहा। शायद मैं अच्छी अभिनेत्री ना थी या किस्मत में ही ऐसा लिखा था। धीरे धीरे उम्र गुजर गई और फिर एक समय आया कि एक्स्ट्रा का काम भी मिलना बंद हो गया। इसके बाद न मैं इधर की रही ना उधर की। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी होगी। सोचती हूँ अगर मैं रोहन की बात मान लेती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ते और ना ही यूँ अकेली होती। सिर्फ लड़कों से बातें करने के शौक़ ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लड़की चाहे कितनी सुंदर ही क्यों ना हो, अगर उसके पास दिमाग और समझ ना हो तो वो कभी सफल नहीं हो सकती। और सुंदरता का सूरज तो एक दिन डूब ही जाता है, तब वो लड़की लावारिस हो जाती है, कहीं की नहीं रहती। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।